बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इसने बहुत कोशिश की कि अपनी बीवी को अपने पास बुला ले, लेकिन बीवी का वीज़ा ना बन सका। वो बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने गलत तरीके से इसे पास बुलाने का फ़ैसला किया। इसने अपनी बीवी को समझाया कि कोई आसान मामला नहीं, लेकिन एक बात होशियार थी, वो जानती थी कि एक मुश्किल सफ़र पर रवाना होने वाली है। सबसे पहले जहाज़ बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचा था। ईरान से तुर्की का पहाड़ी सिलसिला शुरू हुआ। ये भी काफ़ी दुश्वार बाजार था, जिसमें 5 औरतें जान बहक हुई। अब इस काफ़िले में एक तन्हा औरत कंटेनर में, जबकि इसके साथ 20 मर्द मौजूद थे। मुसलसल 3 से 4 घंटे पैदल चलने के बाद इसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो नीचे ज़मीन पर बेहोश हो गई। एजेंट ने बाकी साथियों को सफ़र जारी रखने का हुक्म दिया और कहा कि इस औरत के लिए हम नहीं रुक सकते, क्योंकि इतने ख़तरे से बिल्कुल खाली नहीं। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। बेहोशी की हालत में कंदील को एक ऐसे कबीले के लोग उठा कर ले गए। यहाँ अजीबोगरीब रिवाज पाया जाता था कि एक औरत के साथ 8 मर्द शादी करते थे। जब कदीम होश आया तो कदीम ने ज़फ़र से झगड़ रही थी कि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का अरसा है। 1 साल के बाद अब्बा की जहाँ मर्ज़ी होगी मैं शादी कर लेंगी, मैं इसको मना नहीं कर सकती। ज़फ़र साहब से सुना तो कंदील से कहा कि 1 साल का अरसा काफ़ी है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई कर रखा है तो 1 साल के अंदर किसी न किसी डिपार्टमेंट ने तो मेरी नौकरी लग ही जाएगी। कंदील ने ज़फ़र को पसंद करती थी, लेकिन शादी के लिए भी ये शर्त थी कि ज़फ़र बेरोज़गार बिल्कुल ना हो। हाजी साहब की भी कंदील की जो बात थी, इसकी भी यही ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी की शादी जिससे भी हो वो बेरोज़गार बिल्कुल ना हो। इसके पास कोई ज़रिया आमदन भी नहीं था। दोनों की बचपन में मंगनी तय हो चुकी थी। तो कंदील ने जैसे ही मास्टर की तालीम मुकम्मल की थी, इसके लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत कदावर लड़की थी। यूनिवर्सिटी के दिनों में कंदील को बहुत से लड़के पसंद करते थे, लेकिन कंदील ज़फ़र को अपना दिल दे बैठी। वो इसका चाचाज़ाद था। ज़फ़र के अलावा वो इससे शादी के मुतल्लक सोच भी नहीं सकती थी। कई अच्छे रिश्ते आए तो हाजी साहब ने एक दोस्त से कह भी दिया कि मुझे नहीं लगता कि ज़फ़र ज़िंदगी में कभी सेटल हो पाएगा। इसके यही हालात रहे, लिहाजा ये तुम्हारे लिए मौका है। मौका बार बार नहीं आएगा। मेरी बात मान लो और ये मंगनी तोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन कंदील ने बाबा से यही कहा कि बाबा, मुझे आपसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज़फ़र आपका भतीजा है, आपके महरूम भाई की निशानी। कम से कम इस मामले में तो ज़रा सोचें। इसका बाप खामोश रहा, सब्र करता रहा, लेकिन जैसे ही कंदील की उम्र 25 बरस हुई थी, उसने कहा कि मैं आप मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 3 साल से वो कोशिश में ही है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक मामूली सी जॉब नहीं मिल सकी। हालांकि ज़फ़र ने कंदील से कह दिया कि सादगी से निकाह कर लेते हैं, मैं 2 जोड़ों में तुझे कायम कर लूँ और ब्याह कर ले आऊँगा। हो सकता है घर में तुम्हारी आमद से मेरे रिज़्क़ की खजाना खुल दे और मेरी किस्मत बदल जाए, क्योंकि जो लड़की ब्याह के घर आती है तो अपना रिज़्क़ साथ ही लेकर आती है। मगर कंदील थी कि बुज़दिल थी, मैं अपने दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगी, और मैंने ये कह रखा है कि ज़फ़र बहुत जल्द ऑफिसर बनने वाला है। शादी के बाद मैं अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी ज़फ़र क्या करता है। मैट्रिक से लेकर मास्टर तक तुमने हर क्लास में टॉप किया, पर अब करते ही इस वक्त जो किसी को यही महसूस होता है था कि तुम्हारे उस्ताद को भी यही लगता था कि तालीम मुकम्मल करने पर ही एक अच्छी तुम्हें जॉब की ऑफ़र देगी, लेकिन अफसोस के 4 साल होने के हैं, तुम्हें अभी तक ढंग की जॉब नहीं मिली। ज़फ़र दिल में परेशान था कि वो क्या करे। इसने अच्छे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे रखा था, लेकिन अभी तक जॉब के लिए कोई कॉल नहीं आई थी। वो इंतज़ार कर रहा था। वो कंदील से बेपनाह मोहब्बत करता था। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और 1 साल के अंदर ज़फ़र की हेल्प डिपार्टमेंट में जॉब लग गई। एक 17 ग्रेडेड ऑफिसर भर्ती हुआ। जॉब हासिल करने से ज़्यादा इस बात की भी खुशी थी कि अब कंदील इसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, जिसकी इसको काफ़ी अरसे से तमन्ना थी, और दिल में खौफ ने मुब्तला था कि ना जाने होने की वजह से हो सकता है कंदील से मेरी शादी ना हुई और
मुझ से हमेशा दूर हो जाएगी। अगले ज़फ़र की धूमधाम से शादी हुई। बाप भी एक सरकारी मुलाज़िम था। इसने रिटायरमेंट का सारा पैसा बेटी की शादी के लिए बचाया हुआ था। कंदील इसकी इकलौती औलाद थी। वो अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी सारी दौलत लुटाना चाहता था। शादी के 6 माह बाद ही कंदील ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। ज़फ़र ने कहा कि मैं अभी तो इस पोजीशन में नहीं कि गाड़ी ले सकूं, मगर कदीर वाजिद थी, मेरे फ़लाँ दोस्त ने गाड़ी ले ली है, हमें भी एक अच्छी सी गाड़ी ले लेनी चाहिए। ज़फ़र ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने का मौका दो। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ज़रिए से किस्तों पर कोई अच्छी सी गाड़ी ले सकूँ। इसके बाद मुख्तलिफ़ बैंकों से ज़फ़र ने मालूमात के लिए ऐसी पॉलिसी मौजूद है जिससे वो किस्तों पर कोई अच्छी सी गाड़ी दे दे, लेकिन हर बैंक की यही पॉलिसी थी कि सरकारी मुलाजमत कम से कम 2 साल का जॉब कर चुका हो तब ही वो गाड़ी ले सकता है। लेकिन अभी तो इसकी जॉब को 6 माह का अरसा हुआ था। वो बहुत परेशान था। वैसे तो इसको यही कोशिश थी कि कंदील के मुंह से जो भी ख्वाहिश निकले वो फ़ौरन पूरी करे, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जो इसके दस्तरस से बाहर ना हो, इसलिए वो परेशान था कि वो कैसे पूरी करे इस ख्वाहिश को। आज जैसे ही ज़फ़र वापस आया तो कंदील ने इसे इंतज़ार में थी कि गाड़ी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आएगा, लेकिन इसके चेहरे से ही अंदाज़ा हो गया था कि काम नहीं हुआ। ज़फ़र ने इसे कहा कि 1.5 साल मज़ीद इंतज़ार कर लो, इसके बाद मैं किस्तों पर गाड़ी ख़रीदने के काबिल हो जाऊंगा। कंदील ने जैसे ही सुना तो सामान पैक करने लगी। ज़फ़र इसे समझाता रहा था कि तब ही मेरे साथ कैसे ऐसे कर सकती हो, शादी से पहले तुमने वादा किया था कि हर कदम पर मेरा साथ दोगी, ज़िंदगी में मुश्किलात आसानियाँ जैसे भी हालात होंगे तो मेरे साथ रहोगी, और अब छोटी सी बात पर मुझे से खफा होकर जा रही हो। कंदील ने कहा कि तुमने भी मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद दुनिया की तमाम खुशियाँ मेरी झोली में डाल दोगे। मैंने भी सिर्फ एक चीज़ की यही ख्वाहिश की है। मैंने भी तुमसे सिर्फ एक चीज़ की ख्वाहिश की है, ना ही बड़े घर की फरमाइश की। मैंने ज़िंदगी में पहली फरमाइश तुमसे इसी की गाड़ी की है, और वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी ना कर सकी। रात के 10 बज रहे थे। इस पहर वो अपना सामान पैक कर रही थी। ज़फ़र बहुत परेशान था। गेट के बाहर आई ज़फ़र बार इसके आगे हाथ जोड़ रहा था, मिन्नतें कर रहा था, मत जाओ, लेकिन वो ज़फ़र की ये बात सुन ही नहीं रही थी। एक रिक्शे वाले को रोका कि इसमें बैठ के ज़फ़र ने ज़िंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया था कि इतनी अच्छे स्केल की नौकरी के बावजूद अपनी बीवी को खुश ना रख सका। इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। सारी रात वो ठीक से सो ना पाया। सुबह ऑफिस जाने की बजाय वो ससुर के घर गया अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो तमीर साहब ने दरवाज़ा खोला, अंदर आने को कहा। इसके बाद ज़फ़र से कहा, देखो ज़फ़र मियाँ, मेरी बेटी ने कोई गलत फरमाइश नहीं की। आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं, और माशाल्लाह अब तो तुम्हारी जॉब है, तुम एक अच्छी सी गाड़ी अरेंज कर सकते हो। ज़फ़र ने कहा, चाचा जी, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि महाना तनख्वाह मिलने पर कितने अखराजात हैं जो मैंने अदा करने होते हैं, और एक तनख्वाह से मैं एक गाड़ी कैसे ख़रीद सकता हूँ। किस्तों पर गाड़ी लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके लिए भी 2 साल से ज़्यादा अरसे का जॉब करना ज़रूरी है। तैमूर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, कमाल करते हो मियाँ, तुम जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो लोग तो कुछ सालों में करोड़पति बन जाते हैं, और तुम हो के हज़ारों की तनख्वाह लेने के अलावा तुझे कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता। तैमूर साहब की बात सुनकर ज़फ़र ने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तैमूर साहब ने कहा, देखो ज़फ़र मियाँ, मैं तुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ ज़माने में नहीं देख पाया। तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा, बस इशारों में तुझे कुछ बता दिया है कि किसी तरह तुम करोड़पति और दौलतमंद शख्स बन सकते हो और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो, सिर्फ अपनी इस जॉब की वजह से। बाकी इस बारे में मज़ीद मालूमात तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के लोग और दोस्त देंगे। ज़फ़र को कोई समझ नहीं आ रही थी किसी चाचा ने क्या कहा। इसने अपने चाचा से दरख्वास्त की कि कंदील को मेरे साथ रवाना कीजिए, लेकिन वो कंदील की तरह बज़िद थे। कंदील अब इस घर से नहीं जाएगी, तुम इसे एक गाड़ी गिफ्ट करोगे और इसकी ये मसूम नामा ख्वाहिश पूरी करोगे, तभी वो तुम्हारे साथ जाएगी। ज़फ़र वहाँ से वापस आया। इसके बाद कोई सोच में पड़ गया कि इसके चाचा किस बात की तरफ इशारा दे रहे थे। आज शाम को वो अपने दोस्त अज़मत से मिला। दोनों चाय के होटल पर बैठे थे। अज़मत ने अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखा तो
कहा, क्या बात है, काफ़ी अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम उदास हो, कोई तो बात ज़रूर है। अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ज़फ़र ने अज़मत से कहा कि भाई क्या पूछते हो, कोई एक परेशानी हो तो बताओ। हाँ, बीवी हासिल करने के बाद तो मैं यही समझ रहा था कि अब सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन बीवी ने अचानक गाड़ी की फरमाइश कर दी। अब खुद बताओ, इस महंगाई के दौर में मैं इसको गाड़ी कैसे ला कर दे सकता हूँ। अज़मत ने कहा कि आपके चचा को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए, वो आपके बड़े हैं, बाकी जगह है वो अपनी बेटी को समझाएं। तो ज़फ़र कहने लगा, चाचा जान भी अपनी बेटी का साथ ही दे रहे हैं। चचा बचपन से ही मुझे प्यार करते थे, मैं यही समझता था कि चचा मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं। वालिद की वफ़ात के बाद चचा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा चचा के रवैया हैरान कौन था। अब इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ देने की बजाय अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं। इसने कंदील को बिल्कुल ना समझाया कि तुम अपने शौहर का साथ दो। ऐसे ही बातों का सिलसिला जारी रहा तो ज़फ़र को अचानक ख्याल आया कि इसने अपने दोस्त से पूछो, अच्छा यार अज़मत, ये बताओ कि तुम इस डिपार्टमेंट में मुझसे पहले हो। चचा इशारों ने मुझसे कह रहे थे कि इस डिपार्टमेंट में लोग थोड़े ही अरसे में लाखपति बल्कि करोड़पति बन जाते हैं, काफ़ी सारा माल जमा कर लेते हैं। वो मुझ पर तंज कर रहे थे कि तुमने अपने इस डिपार्टमेंट से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अज़मत मुस्कुराने लगा, कहा कि मैं आपके चाचा का इशारा समझ चुका हूँ। आपका चाचा आपसे यही चाहता है कि आप रिश्वत लें, शहर के बड़े बड़े स्टोर डिपार्टमेंट में जाकर इनके प्रोडक्ट पर एतराज़ करें। वैसे तो रिश्वत तकरीबन तमाम सरकारी महकमों में जारी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिश्वत ली जाती है। यही वजह है कि ये बात कर रहे थे। अपने दोस्त की ये बात सुनकर ज़फ़र हैरान हुआ। वो अपने चाचा के इस इशारे पर हैरान था, जो बचपन में ही से इखलाकियन अपने ज़मीर का सौदा करना। इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो वो ज़िंदा लाश की अमानत है, इसके जीने का कोई मकसद नहीं रहता। बेटा, अगर तुम हक़ पर हो और बाकी सारी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए तब भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हक़ और सच साथ देने वाला अल्लाह का सिपाही बन जाता है, फिर अल्लाह ताला ही इसकी मदद करता है और इसके साथ रहता है। ये तमाम बंदे जिसकी वजह से वो अपने चचा को अपना हीरो समझता था, अपने बाप से भी ज़्यादा इसकी इज़्ज़त करता था, लेकिन आज वही शख्स ज़फ़र को रिश्वत देने पर एक तरफ इसकी बीवी थी जैसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, दूसरी तरफ इसका ज़मीर था जिसको हर हाल में वो ज़िंदा रखना चाहता था। वो मुश्किल में था, बड़े अजीब पीरियड से गुज़र रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कंदील थी कि इस बात पर बज़िद थी, वो इस बात बात भी नहीं करना चाहती थी, ना ही इसकी कॉल अटेंड कर रही थी। आखिरकार अपने घर को बचाने के लिए, कंदील को हासिल करने के लिए इसने फैसला किया कि वो रिश्वत लेगा, अपने डिपार्टमेंट में पैसा कमाने लगा जैसे बाकी लोग कमा रहे थे। कुछ ही महीनों में इसके पास काफ़ी पैसा जमा हो गया, इतना कि वो अच्छी सी गाड़ी ले सकता था। गाड़ी लेने के बाद वो अपने चाचा के घर कंदील को लेने आया। कंदील खिड़की से देख रही थी, इस दफ़ा गाड़ी पर इसे आते देखा। वो दिल के दिल में खुश थी, तंबू साहब भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसका दामाद एक अच्छी सी गाड़ी का मालिक बन चुका था। दोनों बाप बेटे बहुत खुश थी और इसके बाद वो कंदील को लेकर वापस घर आया। कंदील को वापस घर तो ले आया, लेकिन कंदील ने महसूस किया कि ज़फ़र काफ़ी परेशान है। इसके चेहरे की परेशानी खूब पढ़ा जा सकती थी, वो कर सकते थे, वो इसे अच्छी तरह जानते थे कि कंदील से कम बात करता, हर वक्त बुझा सा रहता। कई दिनों तक इसे ऐसा चलता रहा। एक दिन कंदील ने माजरत की, अपने शौहर से माफ़ी मांगी कि इसने बिला वजह आपको परेशान किया है, इस गाड़ी की वजह से आप काफ़ी परेशानी में मुब्तला हुए। सच पूछे तो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी और चाहती थी कि वापस आपके पास आ जाऊँ, लेकिन अब्बा जान की वजह से मैं मजबूर थी। अब्बा जान ने भी मुझे कह दिया था कि अगर तुमने फरमाइश की है तो सब्र करो, इस बार पीछे मत हटना। ज़फ़र ने कंदील से कहा कि इस लिहाज से परेशान बिल्कुल नहीं कि तुम मुझसे खफा होकर चलेगी। परेशानी मुझे ये है कि रिश्वत लेने लगा हूँ, रिश्वत खोर बन चुका हूँ। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। इन्हीं रिश्वत के पैसों से मैंने गाड़ी ख़रीदी और घर का राशन भी इन्हीं पैसों से आ रहा है। मुझे इस बात का डर है कि अगर हम हराम का लुक़मा खा रहे हैं तो कल को हमारी औलाद हुई, इस बार असर पड़ेगा। जब कंदील ने ये सुना तो काफ़ी गुस्सा हुई कि तुमने रिश्वत क्यों दी और कहने लगी कि मैं मजबूर था, तुम्हें रोना
तुम्हें खोना नहीं चाहता था। चचा की तरफ से मुझे बाकायदा धमकी मिल रही थी। अगर इसलिए ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो इसे भूल जाओ। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर हरगिज नहीं भेजूंगा। कंदील को भी अपने बाप पर अफसोस हुआ, इसकी सोच पर भी। इसने अपने शौहर से कहा कि आप जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा आप कोई ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को फरोख्त करके पैसे वापस कर लें। कहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। पैसा वापस करने पर भी पकड़ा जाऊंगा और नौकरी से निकाला जा सकता हूँ। क्या जफर ने आइंदा रिश्वत ना लेने का वादा किया। फिर इनके मामला ऐसे चलने लगे कि लेकिन कुछ माँ बाप आने वाला वक्त जफर जब ये बड़ा दुश्वार था, क्योंकि जफर की रिश्वत लेने वाली सीसीटीवी वीडियो किसी ने महफूज कर ली और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जफर के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की बदनामी है और इसके बाद जफर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इब्तिदा में उठाया हुआ हर कदम बड़ी तबाही का बायस बनता है। यही हाल जफर के साथ हुआ था। वो अब सही डायरेक्शन पर चल रहा था, लेकिन कभी रिश्वत ना लेने का वादा भी कर चुका था। लेकिन इसी तरह उठाया हुआ एक कदम इसकी नौकरी को ले डूबा। नौकरी ने तो हाथ झटका ही था, लेकिन इसके अलावा वो जुर्माना भी हुआ। इसने गाड़ी को फरोख्त करके जुर्माना अदा किया। इसके बाद डिप्रेशन में चला गया। कंदील अपने शौहर के इन हालात में नहीं छोड़ सकती थी। जब इसके बाप ने कंदील से कह दिया कि घर वापस आ जाओ, जिस शख्स अब कंगाल हो चुका है, तुम्हारे आने वाले दिन बड़े सख्त होने वाले हैं। मगर इसके बावजूद इसने अपने शौहर का साथ दिया और अपने बाप से कहा कि मैं वापस आपके पास कभी नहीं आऊँगी। मैं हर हाल में अपने शौहर का साथ दूँगी। कई दिनों तक वो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फाके काटने पड़े। अब हालात ऐसे थे कि एक वक्त का खाना नसीब होता था। जफर का एक बचपन का दोस्त तारक इतने में मिलने आया। जफर ने जब अपनी दुख भरी दास्तान अपने दोस्त को सुनाई दी, इसने अपने दोस्त को इटली बुला लिया। वीज़े का इंतज़ाम भी इसने खुद किया। जफर ने इस बात का जिक्र कंदील से किया तो वो उदास हो कि मैं आपके बगैर क्या करूँगी। सब जफर ने इसे बात का यकीन दिलाया कि कुछ ही अरसे बाद मैं भी तुम्हें वहीं बुला लूँगा। कंदील इस बात के लिए रजामंद हो गया और फिर वो एक नए सफ़र पर रवाना हुआ। इटली में हालात बड़े कशीदा थे। बाहर से आने वाले तमाम लोगों के वीज़े बंद कर दिए गए थे। कई साल का अरसा बीत चुका था। तमीर साहब अपनी बेटी पर जोर दे रहे थे, जफर से खुला ले लो, अब वो वापस आएगा ही नहीं, तुम्हें अपने पास बुला ले। मगर कंदील ने ऐसा ना किया। कई साल बाद जफर ने कंदील से कहा कि मैं तुझे गैर कानूनी तरीके से लाने का मंसूबा बना रहा हूँ। ये सफ़र नहायत मुश्किल होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कंदील ने रोते हुए कहा कि मैं आपको मज़ीद जुदा नहीं देख सकती। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। सफ़र चाहे जितना मुश्किल हो, लेकिन आपके बगैर ज़िंदगी मुझ पर वैसे ही मुश्किल होती जा रही है। एक माह बाद कंदील एक ऐसे सफ़र पर रवाना हुई जिसके बारे में खुद नहीं जानती थी किसी के साथ क्या मामला पेश आने वाला है। बलूचिस्तान बॉर्डर के पहले एजेंट ने इसको रिसीव किया और ईरान में दाखिल हुई। शुरू में ऐसा महसूस हो रहा कि वह आसानी को अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। इस काफ़िले में 6 औरतें 25 मर्द शामिल थे। मगर जैसे जैसे इनका सफ़र बढ़ता गया, मुश्किलात बढ़ती गई। हत्ता कि कुछ दिन में 5 औरतें और 6 मरकूज़ दुनिया से चल बसे। ईरान से वो तुर्की के पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हुए, जिनकी सर्दी की वजह से लोगों की बुरी हालत, सबसे बुरी हालत कंदील की थी, क्योंकि वो औरतों की कमज़ोर थी। पिछले कई घंटों से वो पैदल चल रही थी और जब जिस्म ने इसका साथ न दिया तो बेहोश होकर पहाड़ों के दरमियान गिर पड़ी। कुछ लोग इनकी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन एजेंट ने कहा कि इस औरत के लिए यहाँ रुकना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि एक ऐसा कबीला पाया जाता है जो हमें गुलाम बना देंगे। उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और कंदील पहाड़ों के दरमियान तन्हा लावारस पड़ी रही। कितना वक्त बेहोश रही खुद ही नहीं जानती थी, लेकिन जब इसे होश आया, इसने अपने आप को एक बड़ी सी झोंपड़ी में पाया, जहाँ बूढ़ी औरत इसे तैयार कर रही थी। इसके कपड़े बदल जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी शादी हो रही है। जो बाहर से दिखा 8 दूल्हे बने हुए बैठे थे, इसके साथ शादी करके तैयार थे। ये कैसा कबीला था जहाँ अजीबोगरीब रिवाज पाया जाता था। 8 मर्द शादी करेंगे या फिर जब एक औरत की पहली औलाद हुई तब एक बड़ा सा मेला होगा। आज शौहर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे और आखिर में ज़िंदा बच जाने वाला शख्स औरत को अपने घर ले जाएगा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी तमाम रस्मात के बारे में इसे आगाह किया था। दुल्हन के रूप में वो एक पहाड़ की चोटी
आखिरी बार पहुंच गई जहां इसके सामने आठ शौहर बैठे थे। इस जिल्लत की ज़िंदगी जीने से इसने मौत को ही बेहतर जाना। इसने बड़ी औरत से हाथ छुड़ाया, पहाड़ की चोटी से गिरकर अपनी जान दे दी। जफ़र भी नहीं जानता था कि इसकी बीवी के साथ क्या मामला पेश आया। वो जिंदा थी या फिर मरी, इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जफ़र आज भी अपने आप को कोसता है कि अगर इस दिन इसने रिश्वत मना ली होती तो शायद कंदील इसके साथ होती, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था, वो कुछ नहीं कर पाया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह।